हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं भारती कौशिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले दिल से आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप उन्हें लाइक करके सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। इससे हमें बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है, एक मोटिवेशन मिल रहा है कि हम जो एम लेकर चले हैं कि क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचा सकें, तो हम भी सोच रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट वीडियोस आपके लिए हमेशा ऐसे ही बनाते रहें। तो चलिए सबसे पहले जान लें कि आज की वीडियो में हमें ऐसा क्या देखने को मिलेगा। आपने जो लास्ट वीडियो मेरा देखा था उसमें आपने सौर मंडल के बारे में जाना था। मेरी पूरी कोशिश थी कि सोलर सिस्टम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं और आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आप उनका आंसर दे पाएं। इसी प्रकार से आज की जो वीडियो है इसे एंड तक देखिएगा और आज हम जानेंगे संपूर्ण पृथ्वी के बारे में, यानी कि पूरा अर्थ के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी क्या है। आप सभी को पता है कि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है जिस पर जीवन संभव हो पाया है। इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का वायुमंडल कि जीवन उस पर संभव हो पाया है। अब हमारे लिए जानने वाली बात सबसे ज्यादा क्या है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो चलिए देखते हैं। मैं बात करूं तो सूर्य से अगर दूरी पर पूछा जाए, यानी कि सूर्य सौर मंडल में सूर्य से दूरी पर पूछा जाए तो पृथ्वी कौन से अंक पर आती है? आप बताएंगे तीसरे अंक पर आती है। क्रम में यदि हम देखें तो सूर्य के जस्ट पहले कौन सा आता है? बुध आता है, बुध के बाद शुक्र और शुक्र के बाद पृथ्वी। तो हमने कहा कि क्रम में पृथ्वी सौर मंडल में कितने नंबर पर आती है? तो तीसरे नंबर पर आती है। लेकिन यदि आकार के हिसाब से देखा जाए तो आकार के हिसाब से आप कहेंगे कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी पांचवा बड़ा ग्रह है। कौन सा बड़ा ग्रह है? पांचवा बड़ा ग्रह है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। आई होप आपने वो अच्छे से देखा होगा। अगर फिर भी आप में से कोई है जिसने अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो का लिंक यूज करके उसे भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी सौर मंडल में निम्न में से किसके मध्य आती है, क्योंकि एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी सौर मंडल में किसके मध्य आती है। वहां ऑप्शन में लिखा गया था सूर्य और मंगल के मध्य आती है, यानी कि सूर्य और मंगल के बीच में आती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है कि पृथ्वी की आयु 4.5 बिलियन वर्ष है, यानी कि लगभग हम कहेंगे कितनी? 4.5 बिलियन वर्ष। अब हमें कैसे पता चला कि इसकी आयु 4.5 बिलियन वर्ष है? तो देखिए, पृथ्वी की आयु की गणना करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी की आयु की गणना किस यंत्र के द्वारा की जाती है, तो वहां आप आंसर देंगे कि रेडियोमेट्रिक गणना यंत्र का प्रयोग करते हुए, रेडियोमेट्रिक गणना यंत्र का प्रयोग करते हुए पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। इसके अलावा हम देखें कि पृथ्वी पर 3/4 क्या है? जल है। अब 3/4 जल है, यानी कि यदि मैं कहूं इस प्रकार से कि मान लेते हैं ये पृथ्वी है और इसे बराबर के हिस्सों में हमने इस प्रकार से बांट दिया, तो कह सकते हैं कि 3 भाग जो होंगे वो जल के हैं, इसीलिए हमने कहा कि 3/4 क्या है? जल है। अब जब अंतरिक्ष से इसे देखते हैं तो ये नीली प्रकार की प्रतीत होती है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया बेटा? नीला ग्रह कहा गया। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, बताइए सिस्टर प्लैनेट किसे कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? और दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे है कि बताइए पृथ्वी के आकार जैसा, यानी कि पृथ्वी का आकार या भार निम्न में से किस ग्रह से मिलता है? दूसरी चीज देखिए, अगर मैंने कहा 3/4 इस पर जल की मात्रा है तो आप ये भी कह सकते हैं, हो सकता है एग्जामिनर परसेंटेज में आपसे पूछ ले कि कितनी मात्रा पृथ्वी पर जल की है, तो आप वहां बताएंगे कि 71% जलमंडल है और 29% यानी कि 29% क्या है? स्थल मंडल है, यानी कि भूभाग है। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
हमने जाना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यानी कि अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। अब हम इसकी एक्सिस की अगर बात करें तो कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि अपनी कक्षा के सापेक्ष ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, व्हाट एंगल डज अर्थ फॉर्म इन कॉन्ट्रास्ट टू इट्स ऑर्बिट, तो आप बताएंगे 66.5 डिग्री यानी कि 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो याद रखेंगे, यदि कोण यानी कि एंगल पूछा जा रहा है तो आप 66.5 डिग्री बताएंगे, और यदि पूछा जा रहा है कि पृथ्वी कितनी झुकी है तो आप 23.5 डिग्री बताएंगे। अब अगर आगे चलते हैं और ये क्या बता रहा है कि अपनी धुरी पर 1000 किलोमीटर मील प्रति घंटे की गति से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब बात आ जाती है कि पृथ्वी की दो गति है। देखिए समझिएगा, यदि मैं बात करूं कि पृथ्वी झुकी हुई है और अपने अक्ष पर घूम रही है, अगर अपने अक्ष पर घूम रही है तो ये गति उसकी घूर्णन गति कहलाएगी, यानी कि रोटेशन कहलाएगी, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। और मैं कहूं अगर कि यह अगर सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो जिस गति से ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, परिक्रमण गति कहेंगे। अब जरा इसे और अच्छे से हम समझते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं। बात आती है अपसोर क्या होता है या उपसोर क्या होता है। अब सुनिए, अपसोर को इंग्लिश में हम एपीहीलियन कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एपीहीलियन। तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है अपसोर की स्थिति कब होती है या फिर उपसोर की स्थिति कब होती है। आपको ये तारीख बतानी है 4 जुलाई और 3 जनवरी। लेकिन ये होता क्या है, चलिए समझते हैं। अगर कहा जाए, देखिए मैं आपको इसे और अच्छे से समझाना चाहूंगी। सबसे पहले आप देखिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, जैसा हमने अभी पढ़ा कि ये 3/4 किसकी भरी हुई है, जल की भरी हुई है। और कितना भूभाग है, तो आप देख सकते हैं कि जल की मात्रा पृथ्वी पर ज्यादा है और भूभाग स्थलमंडल क्या है, कम है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने कहा कि ये अपनी धुरी पर, ठीक है, अगर हम सौर मंडल में इसे देखें तो ध्यान से जरा इसे देखिएगा, एक निश्चित कक्ष में यानी कि एक फिक्स ऑर्बिट में ये सूर्य की इस प्रकार से परिक्रमा करती है, ठीक है। अब परिक्रमा करती है, ठीक है ये बात, लेकिन दूसरी चीज हमें क्या जानना है कि किस आकृति में करती है। अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है तो आप बताएंगे दीर्घवृत्ताकार यानी कि एलिप्टिकल शेप में ये क्या करती है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब जब ये सूर्य की परिक्रमा करेगी तो सूर्य की परिक्रमा करेगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी बेटा जब ये सूर्य के बहुत ही नजदीक होगी, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे मिनिमम होगी। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होगी। अब इसी चीज को हमें जानना है, देखिए कैसे। अगर हम बात करें बेटा अपसोर की स्थिति की, तो अपसोर की स्थिति 4 जुलाई हमने कहा। अपसोर क्या होता है, अप का मतलब होता है दूर। देखिए ध्यान से समझिएगा, अप का मतलब क्या होता है, दूर। यानी कि यदि मैं कहूं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम यानी कि मैक्सिमम कब होती है, तो आप बताएंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम कब होती है, 4 जुलाई को होती है, ठीक है। और इसी स्थिति को हम क्या कह रहे हैं, अपसोर कह रहे हैं, यानी कि एपीहीलियन कह रहे हैं। क्लियर ये बात। दूसरी चीज, अगर मैं कह रही हूं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम कब है, यानी कि मिनिमम कब है, ठीक है, दूरी मिनिमम यानी कि न्यूनतम कब है, तो आप बताएंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम कब होगी, 3 जनवरी को होगी, ठीक है। और उसी को हम क्या कहेंगे, उपसोर कहेंगे। मैं जानती हूं आप लोग सोच रहे होंगे कि उपसोर कैसे याद करेंगे और अपसोर कैसे याद करेंगे। डोंट वरी, जब तक मैं हूं मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको हमेशा ट्रिक से बताती रहूं कि किसी चीज को कैसे याद करना है। अब देखिए ध्यान से, यहां देखिए, यहां लिखा है अपसोर। यदि मैं अपसोर बना रही हूं तो मुझे इस प्रकार से अ का निर्माण करना पड़ रहा है, पर ये अ अगर मैं ऐसे बनाऊं तो पहले कौन सी तारीख बन रही है, 4 तारीख बन रही है। तो ये सिमिलर दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए जरा,
ये 4 तारीख दिखाई दे रही है, तो अब का जब हम बना रहे थे तो क्या बना 4, लेकिन अगर मैं लिख रही हूं उपसोर, तो उपसोर और 3 जनवरी, तो तारीख देखिए बिल्कुल सेम आकृति में है, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जब ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो ये आपके माइंड में बैठ जाएगा। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी गोलार्ध पर बड़ा दिन कब होता है, उत्तरी गोलार्ध पर बड़ा दिन कब होता है। इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे उसे अपसोर यानी कि एपीहीलियन कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि अपसोर किस तारीख पे होता है, तो आप बताएंगे 4 जुलाई पे होता है। आपने कैसे याद किया, आपने अ बनाना था तो पहले ये बनाया, ठीक है, एक अ के अंदर आप देखेंगे 4 बन रहा है यानी कि 4 की आकृति बन रही है। उपसोर की बात कर रही हूं तो उपसोर की आकृति देखिए और 3 जनवरी के लिए आकृति देखिए, ठीक है। तो ये 4 जुलाई है और ये 3 जनवरी है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे याद कर लेंगे, ठीक है। अब ये रही एक बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए जानना। अब दूसरी चीज देखिए, बहुत सारे लोगों ने, अब बात जब होती है पृथ्वी के बारे में तो 1903 की बात है, जीन्स नामक खगोल शास्त्री ने बताया कि पृथ्वी कैसी है, एक नाशपाती के आकार की है। आप कभी भी किसी से पूछेंगे पृथ्वी कैसे आकार की है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पृथ्वी चपटी है, और बहुत सारे लोग ये भी कह देते हैं कि पृथ्वी का आकार नारंगी जैसा है। लेकिन अगर हम सही उत्तर की बात करें, एक असली आंसर, एक राइट आंसर की अगर हम बात करें, तो राइट आंसर के लिए आपको बताना होगा कि पृथ्वी का आकार जॉन हार्शल थे जिन्होंने कहा जियोइड होता है, यानी कि पृथ्वी ही होता है, पृथ्वी जैसा ही होता है। अब जियोइड कैसा आकार है वो मैं आपको एक इमेज के थ्रू अभी दिखाती हूं, बट बिफोर स्टेपिंग अहेड हम एक बार जान लेते हैं कि कैसा आकार वो होगा, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें गोल की, तो आप कभी भी कोई फुटबॉल लीजिएगा और देखिएगा उसके सिरे पर अगर कुछ रखें तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, फिसल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी संतरे या नारंगी के ऊपर सिरे पर कुछ रखेंगे तो वो फिसलेगा नहीं, वो उस पर रुक जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, देखते हैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके कि कैसे एक्सिस बीच में से जा रही हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं उसके आकार की, तो जियोइड आकृति कैसी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, यानी कि घूम रही है, गति कर रही है, ठीक है। जब वो ये गति करती है बेटा, तो वो कहीं ना कहीं किस प्रकार का बल उत्पन्न करती है, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी घूर्णन के समय कौन सा बल उत्पन्न करती है, और उसी बल के कारण इसका आकार कैसा है, जियोइड है। मैं आपको अगर एक सही तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूं तो लगभग कुछ इस प्रकार का, आपने कहीं मैप भी देखा होगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, इट मे वेरी फ्रॉम द एक्चुअल शेप, बट फिर भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ध्रुवों से इस प्रकार की, और इसे और अगर हम कहें तो थोड़ा सा गोल मात्रा में ज्यादा ले लेते हैं, ध्रुवों पे थोड़ा कम, और इस प्रकार से इसकी आकृति बनेगी, और इसी आकृति को हम क्या कहेंगे, जियोइड कहेंगे। जरा एक बार इमेज में देखते हैं कैसे, ठीक है। देखिए, ये आकृति है हमारे पास किसकी, जियोइड की। आप यहाँ बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये इसके ध्रुव हैं, और जबकि इसके घूर्णन से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है, उस वजह से ये बीच से कैसी है, चौड़ी है। तो आप उस प्रकार से इसे देखेंगे। अब हम जानते हैं कि कैसे। जब भी पृथ्वी के बारे में हमें अध्ययन करना होगा तो पृथ्वी पर संपूर्ण जगह, एक एक जगह पर जाकर संपूर्ण अध्ययन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या करेंगे, क्या किया गया, तो बेटा ग्लोब का निर्माण किया गया, ठीक है। अब ग्लोब का आविष्कार किसने किया, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है कोई पूछ ले, तो आपको आंसर देना है। बट कुछ भी समझने से पहले हम पहले ये जान ले कि ग्लोब होता क्या है। अब हमें किसी भी चीज को अगर समझना है तो हम उसका मॉडल बना लेते हैं, यानी कि नमूना तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात कहूं कि पृथ्वी का प्रतिरूप, यानी कि पृथ्वी का नमूना, पृथ्वी का मॉडल, मॉडल ऑफ अ अर्थ, इट इज नोन एज ग्लोब। उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए बेटा, सबसे पहली क्वेश्चन क्या हुआ आपके पास कि ग्लोब का आविष्कार किसने किया। आप बताएंगे कि ग्लोब का आविष्कार मार्टिन बेहम ने किया। किसने किया, मार्टिन बेहम, ठीक है।
अब यहाँ पे जब ग्लोब की बात आई तो आप एक इस डायग्राम से देखेंगे कि थोड़ा सा अर्थ को समझने के लिए हम इस पिक्चर को यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? मेरा क्वेश्चन पहले आपसे ये है, देखिए दिग बिंदु यानी कि कार्डिनल पॉइंट्स कितने होते हैं और क्या होते हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए, दिग बिंदु कार्डिनल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो हमें डायरेक्शंस बताते हैं, क्योंकि दिग का मतलब होता है दिशा। जैसे आपने शब्द सुना होगा दिगंबर, दिगंबर का मतलब दिशाएं ही वस्त्र हैं जिनके, ठीक है। तो दिग शब्द जब भी आपको दिखाई देगा तो दिग का मतलब क्या होता है? दिशा होता है, ठीक है। तो दिग बिंदु क्या कहेंगे? ऐसे बिंदु जो हमें दिशाओं के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब ये कितने बिंदु हैं, कार्डिनल पॉइंट्स कितने हैं? तो 4 कार्डिनल पॉइंट्स हैं। कौन कौन से जरा एक बार देखते हैं। एक हो गया नॉर्थ, एक हो गया ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। अब इसे अच्छे से समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो हमने यहां पर लिखा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे 4 डायरेक्शंस के नाम हैं, वो पॉइंट्स हैं जो हमें दिशा बताते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दिशाएं कुल 8 होती हैं तो क्या गलत होगा? नहीं। देखिए, अगर हम इस प्रकार से 4 दिशाओं की बात कर रहे हैं तो प्रमुख दिशाएं तो 4 ही होती हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये डायरेक्शन कौन सी है तो आप मुझे बताएंगे कि ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो आप मुझे कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन कौन सी है? आप कहेंगे ये साउथ ईस्ट है। अब हमने इसे ईस्ट साउथ क्यों नहीं लिखा? जस्ट बिकॉज अगर हम इसे कह रहे हैं एक भूमध्य रेखा जैसा मान लेते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी को बराबर के हिस्सों में बांट रही है, इक्वेटर, तो ऊपर का जो हिस्सा पृथ्वी का होगा उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और नीचे का जो हिस्सा है उसे दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। जितनी चीजें साउथ में आएंगी यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगी, दक्षिणी गोलार्ध में आएंगी, सभी के आगे पहले क्या लिखा जाएगा? एस लिखा जाएगा। और जितनी उत्तर में आएंगी तो सभी के आगे क्या लिखा जाएगा? उत्तर यानी कि एन यानी कि नॉर्थ लिखा जाएगा। तो ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी डायरेक्शन है तो आप इसे बताएंगे ये साउथ वेस्ट है। कौन सी है? साउथ वेस्ट। और अगर मैं पूछूं ये कौन सी है तो आप बता सकते हैं ये नॉर्थ वेस्ट है। अब अच्छा क्वेश्चन हमारे लिए क्या है कि साउथ ईस्ट का नाम यानी कि साउथ ईस्ट आप कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी दिशा को क्या कहते हैं? अब आप कहेंगे दक्षिण पूर्वी दिशा को क्या कहते हैं, तो चलिए मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। आपने कभी तो सुना ही होगा ईशान कोण, आग्नेय कोण, ठीक है, या फिर नैऋत्य कोण या वायव्य कोण। अब ये कौन से कोण हैं तो मैं आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट को हम ईशान कोण कहते हैं, साउथ ईस्ट को हम आग्नेय कोण कहते हैं, और साउथ वेस्ट को हम नैऋत्य, नॉर्थ वेस्ट को वायव्य कोण कहते हैं, ठीक है। कैसे याद करेंगे? क्या ट्रिक होगी? क्योंकि ये नाम थोड़े से अजीब लग रहे हैं तो याद करने का भी बहुत अच्छा तरीका है। देखिए कैसे। एक बार हम सभी घूमने जा रहे थे और सभी थे घूमने जा रहे थे, तो हमने घूमने के लिए गाड़ी चूज की इनोवा। कौन सी चूज की? इनोवा, ठीक है। हमने इनोवा गाड़ी सेलेक्ट की। अब मान लेते हैं ये हमारी ट्रिक है, और जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओपन करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अब हम इसे ओपन करेंगे। और हमने कहा ई, फिर नोवा, तो हमने कहा आ, फिर एक शब्द बनाया, एक लेटर बनाया ने, और फिर शब्द बनाया वा। तो हमारी ट्रिक क्या थी याद करने की? घूमने जा रहे थे कौन सी गाड़ी में? इनोवा में, ठीक है। और इसे ओपन किया तो क्या निकला? ई आ ने वा। क्या निकला? ई आ ने वा। इस तरीके से आप रिदमिक फॉर्म में से याद कर सकते हैं। अब मैं ई आ नेवा लेटर्स को, जो कि आप देख सकते हैं एक्रोनिम है ई आ ने वा, इनको यूज करूंगी। कैसे? हम घूमने गए तो हमने डायरेक्शंस निकाली, और पहली डायरेक्शन जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन सी आएगी? नॉर्थ ईस्ट आएगी। अब नॉर्थ ईस्ट आएगी तो हम वहां पे क्या करेंगे? नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले क्या था? ई,
ठीक है। और ई से क्या बन गया, ईशान, तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट को क्या कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। अगर मैं कह रही हूं उसके बाद कौन सी दिशा आ रही है, तो आप कह रहे हैं साउथ ईस्ट आ रही है। और ई के बाद क्या बोला था, आ, तो यहां से बन गया आग्नेय कोण, ठीक है। फिर मैंने कहा साउथ वेस्ट, तो ई आ, तो अगला क्या बन गया हमारे पास, नेक्स्ट इज नैऋत्य कोण, ठीक है। नैऋत्य कोण के बाद हमारे पास नॉर्थ वेस्ट, तो ई आ ने, और अगला क्या था हमारे पास, वायव्य, तो ये क्या बन गया, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। सबसे पहले जब हमने ग्लोब पढ़ना स्टार्ट किया, पृथ्वी के बारे में जानना शुरू किया, तो हमने पहले कार्डिनल पॉइंट्स को यानी कि पूरी डायरेक्शंस को समझा कि किस दिशा को क्या कहते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हमें सीखने को मिलेंगे। हम जब बात करते हैं ग्लोब की, तो ग्लोब पर आपने अक्सर ऑफिसेज में या घर में या स्कूल में ग्लोब का मॉडल जरूर देखा होगा। तो ग्लोब पर आपने देखा होगा कि कुछ काल्पनिक रेखाएं काले रंग से खिंची होती हैं, कुछ पड़ी रेखाएं होती हैं, तो कुछ खड़ी रेखाएं होती हैं। अब सबसे हम जानेंगे कि ये खड़ी रेखाएं या पड़ी रेखाएं क्या हैं। देखिए, अगर हम जानें कि अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, तो देखिए अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड की जब हम बात कर रहे हैं, तो अक्षांश रेखाओं और लैटिट्यूड रेखाओं को समझने के लिए पहले हमें जानना होगा कि लैटिट्यूड्स होते क्या हैं। आप याद रखेंगे कि लैटिट्यूड्स यानी कि लेटी हुई रेखाएं, कैसे याद रखेंगे, लैटिट्यूड्स यानी कि लेटी हुई रेखाएं। अब लेटी हुई का मतलब है इस प्रकार से लेटी हुई, ठीक है। जान लेते हैं पहले कि ये होती क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती हैं, ठीक है। अब आप इसकी डेफिनेशन पर ना जाकर आप इसे पहले प्रैक्टिकली समझिएगा कैसे। मैं आपको भी एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। हम सबसे पहले जब अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे हैं, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन बनाएगा कि वह कोण जो विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य या किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं यानी कि लैटिट्यूड कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा जिसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, मकर रेखा जिसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आर्कटिक रेखा को आर्कटिक रेखा ही कहा जाता है और अंटार्कटिक रेखा को अंटार्कटिक रेखा ही कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इनका क्या कंसेप्ट है, किस प्रकार से हम इन्हें सीख सकते हैं, ठीक है, देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास पृथ्वी है, पृथ्वी का प्रारूप है, एक मॉडल है, ठीक है। और जहां हमने मॉडल की बात की बेटा, तो सबसे पहले मैंने कहा कि पड़ी रेखाओं की हम बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी को बराबर के हिस्सों में बांटने वाली रेखा कौन सी हो गई, भूमध्य रेखा हो गई। कौन सी हो गई, भूमध्य रेखा। तो इसे हम 0 डिग्री अक्षांश कह सकते हैं। अक्षांश को हम इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका दूसरा नाम इक्वेटर है। इक्वेटर को हिंदी में हम विषुवत रेखा बोलेंगे, ठीक है। हम इसे, ये भूमि को, पृथ्वी को बराबर हिस्सों में बांट रही है, इसीलिए भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा। क्या इसका कोई और नाम भी है? बिल्कुल। देखिए, आप कभी भी एक लट्टू पर बीच में रस्सी बांधिएगा, जैसे आप रस्सी लपेटी होगी, कभी बचपन में देखा होगा, ठीक है। तो किसी भी सर्कल पे, मतलब कोई भी स्फीयर हो, उस पे जब आप रस्सी लपेटेंगे तो बीच की रस्सी सबसे लंबी होगी। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर मैं आपको कहूं कि ये पृथ्वी है, तो हमें दिखाई केवल सामने दे रहा है, ये अक्षांश वृत्त हैं। आपको केवल कौन से दिखाई दे रहे हैं, जो पृथ्वी के अंदर हैं। अब ये वृत्त हैं, तो आपसे पूछेगा सबसे बड़ा वृत्त कहाँ बनेगा, तो भूमध्य रेखा का वृत्त ही सबसे बड़ा वृत्त है। बड़ा होगा तो इसे क्या कहेंगे, महावृत्त कहेंगे, यानी कि इंग्लिश में हम इसे ग्रेट सर्कल बोल सकते हैं, ठीक है। सो पहले तो हमने ये बात जानी, दूसरी और क्या बात हो सकती है,
प्रमुख अक्षांश कितने हैं और कौन से हैं? तो देखिए, अक्षांश रेखाओं में पहले प्रमुख के बारे में जानेंगे, फिर उनकी विशेषताओं की बात करेंगे। ठीक है, देखिए आपने इस प्रकार से हमेशा एक डायग्राम देखा होगा अपनी ज्योग्राफी की बुक में। ठीक है, और हम बात करें कि ये क्या है, ये लाइनें कैसी हैं। बेटा ये सब इमेजिनरी लाइंस हैं। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की तो ये नॉर्थ पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, और इसी के बिल्कुल सीधा अपोजिट में मैं कहूं इस पॉइंट की तो ये कौन सा पॉइंट है, ये साउथ पोल है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, बीच में हमारी भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक पृथ्वी का सारा हिस्सा क्या कहलाएगा बेटा? तो आप बताएंगे कि सारा हिस्सा यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। ठीक है, हेमिस्फीयर यानी कि स्फीयर का आधा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक पृथ्वी का हिस्सा क्या कहलाएगा, तो आप बताएंगे साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं बेटा, ये कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे आप कहेंगे ये क्या है? ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं, ये कौन सी रेखा है? इसे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहेंगे। ठीक है, सभी के आगे उत्तर लिख लीजिए या नॉर्थ लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि ये कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और इनके आगे दक्षिण यानी कि साउथ लिखा जा रहा है, क्योंकि ये कैसे हैं बेटा? दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अगर पूछे कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाएगा, तो आप कहेंगे इसे मकर रेखा कहेंगे। मकर रेखा, जिसे इंग्लिश में हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा कहा जाएगा बेटा। ठीक है, आर्कटिक रेखा, जस्ट अ सेकेंड। और अगर मैं कहूं आर्कटिक सर्कल बोल देंगे इंग्लिश में, और अगर मैं कहूं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे इसे अंटार्कटिक रेखा कहा जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है और एक पूर्वी देश है, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन है। अब भारत के बीचों बीच में से कौन सी रेखा होकर जा रही है? तो देखिए, भारत के बीचों बीच में से कर्क रेखा होकर जा रही है। अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजर रही है, तो आप बताएंगे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य यानी कि 8 स्टेट्स में से होकर जाती है। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, हमने इनके बारे में जाना। अब जो आपको प्रमुख रूप से दिखाई दे रही हैं वो तो ये हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस प्रकार से करते हुए 90 डिग्री पर क्या है? हमारे पोल्स हैं। जैसा उत्तरी गोलार्ध में है बिल्कुल वैसा ही दक्षिणी में है। तो 1 डिग्री दक्षिण, 2 डिग्री, इस तरीके से देखकर यहाँ पे भी क्या है? 90 डिग्री यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अक्षांश रेखाएं कुल कितनी होती हैं? तो अक्सर लोग कहते हैं कि 90 + 90 180 कितनी होती है? 180। लेकिन मैं आपको कहूंगी क्या 0 डिग्री अक्षांश नहीं है? हमें इसको भी उसमें जोड़ना चाहिए। हम अगर इसको भी जोड़ देंगे तो कुल कितनी हो जाएंगी? 181 हो जाएंगी। अगर वो कहता है कि अक्षांश वृत्त कितने हैं, तो ये जो नॉर्थ पोल पर 90 डिग्री है और साउथ पोल पर 90 डिग्री है, तो ये बिंदु मात्र हैं, ये वृत्त नहीं हैं। इसीलिए हम फिर 181 में से
-2 कर देंगे तो 179 भी ऑप्शन में हो सकता है। डिपेंड करता है कि अगर कहता है कुल अक्षांश कितने हैं तो आप 181 बताएंगे, लेकिन अगर कहता है कि बताइए अक्षांश वृत्त कितने हैं, सर्कल कितने हैं, तो सर्कल के टाइम पे आप बताएंगे 179 है। तो पहले आपको डायग्रामेटिकली मैंने समझाया, आई होप आपको यहां तक अक्षांश रेखाओं के बारे में समझ आया होगा। अब दूसरी चीज देखिए, ये रेखाएं बिल्कुल समानांतर हैं यानी कि पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब है इनके बीच की दूरी हमेशा कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। अब हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप बताइएगा कि दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो बेटा इनके बीच की दूरी को जोन कहते हैं। ठीक है, दो अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, जोन कहा जाता है। अब सोचिए कि अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, क्या जरूरत थी इनकी कल्पना करने की, तो देखिए किसी भी स्थान की स्थिति को जानने के लिए यानी कि लोकेशन जानने के लिए अक्षांश रेखा मदद करती हैं, हमारे लिए सहायक होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने अभी पढ़ा कि ये कैसी रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं हैं। दूसरा हमने कहा कि इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। कितनी होती है, 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है। ठीक है, जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर ही रहेगी। क्यों, क्योंकि ये समानांतर रेखा हैं, लेकिन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इनकी लंबाई कम हो जाती है। आप कभी भी इस प्रकार से एक धागा बॉल पर बांध कर देखिएगा, बीच का धागा उसकी लंबाई बड़ी होगी, उससे ऊपर जब बांधेंगे तो और छोटी, और ऊपर जाएंगे तो और छोटी, यानी कि लंबाई कैसी हो रही है, सर्कमफ्रांस कैसी हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, हमने कहा कि स्थान की क्या जान सकते हैं, स्थिति जान सकते हैं, और तो और किसी भी स्थान की जलवायु के बारे में भी पता किया जा सकता है। हम ज्योग्राफी में एक वीडियो और बनाएंगे आपके लिए जिसमें हम उष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध इन सब के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अब देशांतर रेखा के लिए हमें फिर से एक बार देखना पड़ेगा, बट आगे डायग्राम तक पहुंचने से पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं कि ये क्या क्या है। देखिए, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए ग्लोब ड्रॉ करूं तो आप देखिएगा इस प्रकार से जो भी रेखाएं बनी होंगी, ठीक है, वो सभी रेखाएं क्या होंगी बेटा, वो सभी देशांतर रेखाएं होंगी। जानने वाली बात ये कि इंग्लिश में इन्हें लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं, तो आप कैसे याद रखेंगे कि ये लॉन्ग है। कैसी है बेटा, लॉन्ग है। इन्हें हम मेरिडियंस भी बोलते हैं या मयोत्तर रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे को ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती हैं। दैट मीन्स दीज लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पोल्स। हमने पढ़ा था कि लैटिट्यूड्स पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन देशांतर रेखाएं एक दूसरे को पोल्स पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। दूसरी चीज, इनके बीच की अधिकतम दूरी क्या होती है, 111.32 किलोमीटर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं उसे क्या कहते हैं, तो इनके बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, GORE, गोरे। ठीक है, अब देखिए समझ लेते हैं एक बार क्या चीज है, मैं आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से समझाऊंगी। क्या लिखा है, 1 डिग्री देशांतर के बीच यानी कि प्रत्येक डिग्री देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। बेटा अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बताइएगा कि प्रत्येक डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का समय अंतराल होता है। अब इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, जैसे किसी स्थान की स्थिति को जानने के लिए अक्षांश रेखाओं का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही किसी भी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां के देशांतर का प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर आपने कभी देखा हो कि हमारे यहाँ कुछ और टाइम हुआ है, अमेरिका में कुछ और, दुबई में कुछ और, क्यों, क्योंकि सबकी लॉन्गिट्यूड्स अलग अलग हैं, लैटिट्यूड्स अलग अलग हैं। अब लॉन्गिट्यूड्स अलग अलग हैं, इसी वजह से सबका टाइम भी वेरी करता है यानी कि अलग होता है। देखते हैं कैसे। ठीक है, हमने कहा कि ये पृथ्वी है, और पृथ्वी की जब हम बात कर रहे थे बेटा, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक ये रेखा बीचों बीच आ रही है। कैसे आ रही है, बीचों बीच आ रही है।
अब देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली खड़ी रेखाएं, ठीक है। अब मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये रेखाएं एक दूसरे को ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि ये लाइंस इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। जब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं और ये समय के बारे में बता रही हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है बेटा कि इनकी संख्या कितनी होती है। देखिए, अगर ये जो मैंने सबसे बीच में बनाई थी, इसे 0 डिग्री देशांतर कहेंगे, ठीक है। अब 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच वेधशाला, ग्रीनविच शहर से होकर जाता है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कह देते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए कि इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है बेटा, इसे GMT रेखा भी कहेंगे, ग्रेट मेरिडियन ऑफ टाइम, क्योंकि पूरे विश्व का मानक समय कहां से लिया जाएगा, GMT रेखा से लिया जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां से और यहां तक आपको सिर्फ अभी आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे भी ऐसे ही है, और इधर भी, इधर जितने देशांतर आएंगे सभी पूर्वी देशांतर होंगे, और इधर की स्थिति पे जो भी आएंगे वो सभी पश्चिमी देशांतर होंगे। सबसे पहली बात ये, अक्षांश रेखाओं में आप उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश की बात करते हैं, और देशांतर में आप पूर्वी या पश्चिमी देशांतर की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स या फिर वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। अब यहां सबसे बड़ी बात क्या आती है, हमने कहा कि प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट का समय अंतराल होगा। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, अगर वो यहां से यहां पर जाता है, मान लेते हैं ये 15 डिग्री है, ठीक है, व्यक्ति कहां खड़ा है 0 डिग्री पर, और जाता कहां है 15 डिग्री पर। अगर मान लीजिए 1 डिग्री पर 4 मिनट का समय अंतराल होता है, ठीक है, तो 15 डिग्री तक वो पहुंचेगा तो क्या समय अंतराल होगा। मान लीजिए A यहां पर है, कोई व्यक्ति है A, और B कहां पर है 15 डिग्री पर है, और दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि बताओ तुम्हारे यहाँ कितना समय हुआ है। तो A तो कहां है 0 डिग्री पर है, और B कहां पर है 15 डिग्री पर है। अगर 1 डिग्री पर 4 मिनट का समय अंतराल है, तो 15 मिनट पर कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 15 मिनट पर 60 मिनट का, 15 डिग्री पर 60 मिनट का अंतराल होगा, यानी कि 1 घंटे का अंतराल होगा, ठीक है, 1 आवर डिफरेंस होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 12 बजे हैं, तो यहाँ कितने बजे होंगे, उसी टाइम पे 1 बजा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाएंगे समय बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाएंगे वैसे वैसे समय घटता जाएगा। यदि मान लीजिए C नाम का कोई व्यक्ति यहाँ 15 डिग्री पर है, C नाम का कोई व्यक्ति यहाँ 15 डिग्री पर है, और वो कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर रहे हैं तीनों, तो ये B बता रहा है कि मान लीजिए हमारे यहाँ कितने बजे हैं 4 बजे हैं, तो A बता रहा है हमारे यहाँ 3 बजे हैं, और C कितना बताएगा, हमारे यहाँ 2 बजे हैं। इसका मतलब तीनों के मध्य 1-1 घंटे का अंतराल है। अगर मैं आपसे पूछती कि C और B के बीच कितना अंतराल है, तो आप कहते 2 घंटे का अंतराल है। यहाँ पे एग्जामिनर जैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको उसी क्वेश्चन को ध्यान से समझ के आंसर देना पड़ेगा। मेन कंसेप्ट क्या है कि प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट का समय अंतराल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक दूसरे को ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए ध्रुवों पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होगी। अब दो देशांतर ध्रुवों पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, बिल्कुल 0 किलोमीटर होगी, यानी कि दूरी होगी ही नहीं। जब प्रतिच्छेद कर दिया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, तो उनके बीच डिस्टेंस रहा ही नहीं। लेकिन अगर पूछे कि सबसे अधिकतम दूरी कहाँ होती है, तो आप बताएंगे भूमध्य रेखा पर सबसे अधिकतम होती है। ध्यान से देखिए, ये भूमध्य रेखा है तो यहाँ अधिकतम दूरी है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की ओर हम जाएंगे, ऊपर हो या नीचे की तरफ हो, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इनके बीच की दूरी कम होने लगेगी, ठीक है। तो अधिकतम दूरी देशांतरों के बीच कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर होती है, ठीक है। दूसरी चीज हम आगे देखते हैं बेटा, भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है, तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। कहाँ पर है ये पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री, तो आप बताएंगे इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद में कौन सी जगह, नैनी जगह,
ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। अब हो सकता है आपसे पूछे कि कुल देशांतर कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो बेटा 0 से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, और 0 से स्टार्ट करके जो हम पश्चिम या पूर्व की ओर चले तो 180 हमने काउंट किए, और जब हम पश्चिम की ओर चले तब भी हमने कितने काउंट किए, 180 काउंट किए। लेकिन यहाँ पे हम 1 ऐड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 180 डिग्री क्या है, कॉमन है। इसका मतलब कुल देशांतर कितने हुए बेटा, 360 हुए। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे कुल अक्षांश कितने हैं तो आप वो आंसर दीजिएगा, अगर पूछे कि कुल देशांतर कितने हैं तो आप बताएंगे 360 हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज जान लेते हैं कि क्या आपसे पूछने वाला है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना कि विश्व को 24 टाइम जोन, ठीक है, यानी कि समय जोन में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, जिसमें से अगर हम बात करें रशिया के कितने मानक समय जोन है, टाइम जोन है, 11 है। ठीक है, यूएसए के 7 टाइम जोन्स हैं क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा है तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं, 3 समय जोन हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो मान लीजिए भारत की यदि ये अगर कहें कि इस प्रकार की आकृति है तो देखिए यहां से और यहां तक समय अंतराल होगा, है ना। ऑब्वियसली 82.5 डिग्री बीचों बीच से हम जा रहे हैं, वहां से मानक समय ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं कि भारत के बिल्कुल पूर्वी हिस्से से और बिल्कुल पश्चिमी हिस्से की अगर मैं बात करूं तो कितना समय अंतराल है, तो आप याद रखिएगा 2 घंटे का समय अंतराल है। ठीक है, दूसरी चीज देखिए कि अगर मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर यानी कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक कॉमन रेखा है जिसकी आकृति ऐसे जिगजैग है। ठीक है, उसी को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। देखिए 1884 में वॉशिंगटन में एक समझौता हुआ था, उसके अनुसार माना गया कि 180 डिग्री देशांतर क्या है बेटा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट मेरिडियन है। ठीक है, अब ये रेखा कहां से होकर जाती है, आर्कटिक सागर, पैसिफिक महासागर या बेरिंग स्ट्रेट से होकर जाती है। तो आज की क्लास में हमने संपूर्ण पृथ्वी के बारे में जितना हो सकता था उतनी जानकारी आपसे शेयर की। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा बनी गई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या अपडेट्स आपको मिलती रहें तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।